नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप कैल्सोलारिया यूनिफ्लोरा के बारे में जानते हैं? कैल्सोलारिया यूनिफ्लोरा कैल्सोलारिया जीनस का एक 12मासी पौधा है जिसे स्लिप वाटर्स के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में टिएरा डेल फुएगो से है। कैल्सोलारिया यूनिफ्लोरा एक पहाड़ी पौधा है जो केवल 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। फूल पीले, सफ़ेद और भूरे लाल रंग का एक यौगिक है। कैल्सोलारिया यूनिफ्लोरा एक ऑर्निथोफैलिक पौधा है और कम से कम बीजनी द्वारा परागित होता है। सिडनी फूल के निचले होंठ पर विशिष्ट सफ़ेद पुष्प उपांग को खाता है जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जबकि सिडनाइप इस उपांग पर चोंच मारता है। फूल का स्टिग्मा और परागकोश पराग को वितरित और प्राप्त करने वाले सिडनीप के सिर और पीठ को टैप करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पराग को अकेले कैल्सोलारिया यूनिफ्लोरा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो कि सिडनीप द्वारा दौरा किया जाता है। ये मनोरंजक छोटे जीव जैसे दिखते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा दक्षिण अमेरिका के अपनी यात्रा में खोजे गए ये अनोखे फूल लगभग छोटे नारंगी पेंगुइन की तरह दिखते हैं जो चट्टानों पर चलते हैं यानी कि उगते हैं। ये एक ठंडी जलवायु वाली प्रजाति है जो शायद गर्म जलवायु में नहीं पनपती है। यदि आप सही परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं तो ये एक रमणीय संग्राहक का पौधा है। दुर्भाग्य से इसकी नकली बीज आम है। बिक्री के लिए वास्तविक प्रजातियों को खोजना दुर्लभ है। ये दूर से फॉक्सग्लोव और गैस्नेरियाड्स से संबंधित है। यह एक सदाबहार 12मासी प्रजाति का पौधा है जो छोटे जीभ के आकार के पत्तों का एक रोसेट बनाती है। समय के साथ पौधे एक छोटी कॉलोनी में गुना करता है। जीनस नाम कैल्सोलारिया का अर्थ है छोटा जूता, जो चप्पल के आकार के खिलने का जिक्र करता है। ये असामान्य फूल पूरे गर्मियों में दिखाई देते हैं। थैली जैसे फूल लगभग 2 इंच लंबे होते हैं और 4 से 5 इंच लंबे तनों से निलंबित होते हैं। उनके पास खुले मुंह में एक सफ़ेद बैंड है। इसके ऊपर और नीचे बरगंडी चिन्हों के साथ पक्षियों की एक स्थानीय प्रजाति खिलने के सफ़ेद भाग को खाना पसंद करती है। यह अच्छी बात है क्योंकि इस तरह से फूल परागित होते हैं। यह पौधा दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरे से आता है, अंटार्कटिका से ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है। इसे 30 से 70 या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान पर रात में तापमान में गिरावट के साथ उगाने की सलाह देता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप ऑर्किस सीमिया के बारे में जानते हैं? ऑर्किस सीमिया, जिसे आमतौर पर मंकी ऑर्किड के नाम से जाना जाता है, जीनस ऑर्किस के एक धूसर गुलाबी से लाल रंग की प्रजाति है। इसका सामान्य नाम इसके लोब वाले होठों से मिलता है जो एक बंदर के शरीर के सामान्य आकार की नकल करता है। प्रजातियों की सीमा मध्य और दक्षिण यूरोप है, जिसमें दक्षिणी इंग्लैंड, भूमध्य सागरीय, रूस, एशिया माइनर, काकेसस, उत्तरी इराक, ईरान से तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफ्रीका शामिल है, जहां यह घास के मैदान, गारिक स्क्रब और खुली वुडलैंड, मुख्यतः चूना पत्थर की मिट्टी पर। यह बेलेएरिक द्वीप समूह, कोर्सिका और सार्डिनिया से अनुपस्थित है। साइप्रस प्रजातियों को खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और यह जंगली जीवों और जंगली पौधों के संरक्षण अधिनियम के तहत 1975 में यूके में एक संरक्षित प्रजाति बन गई है। मंकी ऑर्किड 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें 4 से 6 हल्के हरे से सफ़ेद बेसल पत्ते होते हैं, जिनमें कुछ छोटे पत्ते ऊपरी तने से जुड़े होते हैं। प्रत्येक पुष्पकर्ण में 15 से 55 फूल होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं। ऊपरी बाह्य दल और पंखुड़ियाँ गुलाबी रंग की सफ़ेद शिराओं वाली होती है और फूल के होंठ के ऊपर एक होठ बनाती है। होठ 3 लोब वाले और सफ़ेद गुलाबी डॉट्स के साथ चिन्हित है। होठ आगे माध्यमिक लोबों में विभाजित हो जाता है जो सभी दिशाओं में घुंघराले और प्रोजेक्ट होते हैं। यह बंदर के अंग जैसे दिखते हैं। यह यूके में बहुत दुर्लभ और केवल 3 साइटों तक सीमित है, 2 केंट में और 1 ऑक्सफोर्डशायर में।
मंकी ऑर्किड यूरोप में उत्तर में हॉलैंड से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक दक्षिण में फैला हुआ है। मंकी ऑर्किड शुष्क चने की मिट्टी पर पूर्ण सूर्य से मध्य छाया का पक्षधर है और कभी कभी खुले वुडलैंड में दिखाई देता है। यूके में यह ऑर्किड मई के अंत और जून की शुरुआत में खिलता है। यूरोप में आगे दक्षिण, उदाहरण के लिए दक्षिणी फ्रांस में यह फूलने वाले पहले ऑर्किड में से एक है और अप्रैल में पाया जाता है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप साइप्रिडियम कैंडिडम के बारे में जानते हैं? ये छोटी सफ़ेद महिला की चप्पल या सफ़ेद महिला की चप्पल के रूप में जाना जाता है। यह जीनस साइप्रिडियम का एक दुर्लभ ऑर्किड है। यह उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कनाडा में पूर्वी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। साइप्रिडियम कैंडिडम पश्चिमी न्यूयॉर्क से दक्षिण ओंटारियो से लेकर नॉर्थ डकोटा तक और दक्षिण से न्यू जर्सी और मिसौरी तक पाया जाता है। कनेक्टिकट, मैरीलैंड, मैनिटोबा, वर्जीनिया, अल्बामा और ससकेचेवान में साइप्रिडियम कैंडिडम की अलग अलग आबादी है। साइप्रिडियम कैंडिडम 20 से 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और उत्तरी अमेरिकी साइप्रिडियम की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। यह मई के अंत से जून की शुरुआत तक खिलता है। इसका सफ़ेद थैली जैसा होठ कभी कभी अंदर पर मैरून के साथ बिंदीदार तन, हरे या भूरे रंग के पार्श्व बाह्य दल और पंखुड़ियों द्वारा उच्चारण किया जाता है। यह छोटी पीली भिंडी के साथ संकरित करने के लिए जाना जाता है। मकासिन, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संकर साइप्रिडियम एंडुसी होता है। पत्तियां और तने थोड़े यौवन वाले होते हैं। पौधे लंबे समय तक रहने वाले गुच्छों में उगते हैं। कुछ गुच्छों में 50 से अधिक फूल होते हैं। यह एक बारहमासी है जिसमें क्षैतिज विरिजड़ वाले प्रकंद मिट्टी की सतह से कुछ सेंटीमीटर नीचे बढ़ते हैं और इसलिए अधिकांश प्रेरी आग के लिए प्रतिरोधी होते हैं। साइप्रिडियम कैंडिडम को पूरे कनाडा में दुर्लभ माना जाता है, जो ओंटारियो में लुप्तप्राय है और ओंटारियो लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत संरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि इसे सस्केचेवान से निकाला गया था। ओंटारियो में दक्षिणी ओंटारियो रेंज में फेंस की सीमित घटनाओं के कारण यह ऑर्किड कभी भी आम नहीं रहा है। यह अब ओंटारियो में केवल 2 साइटों से जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में खतरा है। पेंसिल्वेनिया से निकाला गया है। दक्षिण डकोटा और विस्कॉन्सिन, केंटकी और मिशिगन में लुप्तप्राय है और मैसूरी और नॉर्थ डकोटा में दुर्लभ है। इलिनॉइस में इसे 1980 में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चौथा, दोस्तों, क्या आप कुचला के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह फूलों के पौधे की एक प्रजाति है जो परिवार लॉग्नियासी से संबंधित है। जीनस में पेड़ों और लियानों की लगभग 100 स्वीकृत प्रजातियां शामिल हैं, 200 से अधिक जो अभी तक अनसुलझे हैं। जीनस दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है और विभिन्न प्रजातियों की जड़ों, तनों और पत्तियों में जहरीले इंडोल अल्कलॉइड की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इन अल्कलॉइड्स में प्रसिद्ध और विषैला जहर स्ट्राइकिन और कुर्रे है। स्ट्राइकनस नाम की प्लिनी द एल्डर ने अपने प्राकृतिक इतिहास में सोलनम नाइग्रम में लागू किया था। यह सब प्राचीन ग्रीक से लिया गया है, तीखा, कड़वा। स्ट्राइकनस शब्द का अर्थ प्राचीन ग्रीस में निश्चित नहीं था, जहां यह विभिन्न प्रकार के विभिन्न पौधों को नामित कर सकता था जिनमें विषाक्तता की संपत्ति समान थी। जीनस में एक उष्णकटिबंधीय वितरण होता है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप सेंट हेलेना ऑलिव के बारे में जानते हैं? सेंट हेलेना जैतून फूलों के पौधों की एक विलुप्त प्रजाति है। यह नेसियोटा जीनस का एकमात्र सदस्य है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप के लिए स्थानिक था। इसके नाम के बावजूद यह सच्चे जैतून से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके बजाय परिवार रमनेसी का सदस्य है, परिवार जिसमें बकथार्न और बेर शामिल है। जंगल में आखिरी बचा हुआ पेड़ 1994 में मर गया और खेती में बचे आखिरी व्यक्ति की दिसंबर 2003 में संरक्षण के प्रयासों के बावजूद मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह हाल के पौधों के विलुप्त होने का एक प्रमुख उदाहरण है। सेंट हेलेना जैतून जनजाति फाइलेसी से संबंधित है, जो ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका के लिए स्थानकीमारी पौधे हैं।
सेंट हेलेना ओलिव विलफुल शाखाओं के साथ एक छोटी कम बढ़ते हुए फैलने वाले पेड़ के रूप में विकसित हुआ। छाल गहरे भूरे से काले रंग की थी। पत्तियां आकार में तिरछी और गहरे रंग की, नीचे की ओर घुमावदार सिर वाले थे। पत्तियों के नीचे का भाग बालों के साथ पीले थे, जो पत्ती के साथ सपाट थे। फूलों के मौसम के दौरान, जिसे जून से अक्टूबर तक चलने के लिए माना जाता है, पेड़ ने शाखाओं वाले पुष्प क्रमों पर कसकर भरे गुलाबी फूल लगाए। माना जाता है कि फूलों को स्थानिक होवरफ्लाई प्रजाति स्पैरोफोरिया बिट्टी द्वारा परागित किया गया है। फल को परिपक्व होने में 1 वर्ष का समय लगा और इसमें चमकदार त्रिकोणीय काले बीज युक्त एक कठोर लकड़ी का कैप्सूल शामिल था। सेंट हेलेना जैतून 19वीं शताब्दी तक वनों की कटाई और शुरू की गई बकरियों द्वारा चराई के कारण पहले से ही दुर्लभ था और पहले इसे विलुप्त माना जाता था, जब तक कि 1977 में एक भी जीवित नमूने की खोज नहीं हुई थी। यह अत्यधिक आत्म असंगत था, जिसका अर्थ है कि स्वयं या करीबी रिश्तेदारों के साथ उत्पादित अधिकांश बीज विफल हो जाएंगे, जिससे पौधे उगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह देखते हुए कि पौधों के लिए जनसंख्या का आकार शायद हमेशा कम हो रहा हो, अत्यधिक प्रयास के बावजूद पौधों की केवल एक ही कटाई की खेती की जा सकी, जिसमें से मुट्ठी भर पौधे उगाए गए। 1994 में मूल जंगली पौधों की मृत्यु हो गई, जिससे यह प्रजाति जंगल में विलुप्त हो गई। खेती में अंतिम ज्ञात नमूना कटिंग का एक अंकुर, जो 1999 के बाद से एकमात्र जीवित पौधा था, 2003 में कवक और दीमक के संक्रमण से मर गया, जिससे प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। सेंट हेलेना ओलिव से डीएनए का एक नमूना केव गार्डन डीएनए बैंक में संग्रहित किया गया है। सेंट हेलेना ओलिव 1502 में पुर्तगालियों के आगमन के बाद से सेंट हेलेना पर विलुप्त होने वाली कई पौधों की प्रजातियों में से एक है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।